दोस्तों, आजकल एक बड़ी ही जानी पहचानी सी समस्या खड़ी हो रही है जिसका नाम है एंडोमेट्रोसिस। जानी पहचानी ही मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं और तकरीबन 35 से 40% इनफर्टिलिटी की केसेस एंडोमेट्रोसिस की वजह से होते हैं। देखिए, यहाँ पे आज एंडोमेट्रोसिस के दो डिफरेंट केसेस मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एंडोमेट्रोसिस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। देखिए, एंडोमेट्रोसिस वो कंडीशन है जो जिसमें कि एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है, यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो यूट्रस से अलग और दूसरे एरियाज में जाके जब ग्रो करने लगती है, जैसे कि ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ तक कि वो डायाफ्राम में जाके भी जब चिपक जाती है और टाइम टू टाइम ग्रो होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन को एंडोमेट्रोसिस कहते हैं। और इसमें जो मेन लक्षण पाए जाते हैं वो होते हैं पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना, कमर में दर्द होना, नोजिया, वॉमिटिंग, आपका डेली एक्टिविटी जो है हैम्पर कर देता है, इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है, सेक्स के दौरान दर्द होना, और इसके अलावा स्पॉटिंग भी पीरियड के अलग बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है। इसके साथ में डिफिकेशन या मोशन पास करते टाइम दर्द की कंप्लेन पेशेंट करते हैं। और इन सबसे अलग एक और कंप्लेन पेशेंट बताता है, वो है इनफर्टिलिटी की। ऐसी कंडीशन होने पर जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन उनके लक्षणों के बेसिस पे या इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एमआरआई, पेल्विक यूएसजी हो गया, या और दूसरे इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ये डायग्नोस किया जाता है कि इनको एंडोमेट्रोसिस है। और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है वो अक्सर हार्मोन थेरेपी होती है, जिसमें कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होते हैं वो शुरू किए जाते हैं, जिससे कि पेशेंट की ब्लीडिंग रुक जाती है। ब्लीडिंग ना होने से जाहिर सी बात है वो जो एंडोमेट्रियम है वो टाइम टू टाइम ग्रो नहीं करेगा। लेकिन ये देखा जाए तो ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से पेशेंट अगर कंसीव करना चाह रहे हैं, इनफर्टिलिटी उसका मेन इश्यू है, तो वो उससे कंसीव नहीं कर पाती है। दूसरा, जब तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती रहेगी तब तक उसको आराम रहेगा, लेकिन जैसे ही वो स्टॉप करेगी उसको प्रॉब्लम फिर बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि इन हार्मोन्स के साथ में कुछ साइड इफेक्ट उनके पैदा हो जाते हैं, कुछ दिक्कतें उनके बननी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके लिए छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है और उसको कंटिन्यू करना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, ये तो था ब्रीफ में एंडोमेट्रोसिस के बारे में। अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने पहले केस के बारे में। तो यहाँ पे जो मैं पहला केस आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो केस एक अनमैरिड लड़की का है, 26 साल की है, और ये मेरे पास तकरीबन 2.5 मंथ्स बैक आई थी। और जो ये अपने रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन सब लेके आई थी, और इनका ऑलरेडी एंडोमेट्रोसिस डायग्नोस्ड था। जिस कंप्लेंट के साथ ये मेरे पास आई थी वो था कि इन्हें कंटिन्यूस पेन पेट में बना रहता था, ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी, थोड़े से भी टाइम तक या कुछ लंबी दूरी तक ये चल लेती थी तो इनको दर्द सीवियर होने लगता था। और इसके अलावा पीरियड्स जो है इनके बहुत ज़्यादा स्कैंटी यानी कि बहुत ज़्यादा हल्के होते थे। अगर हम देखें तो एंडोमेट्रोसिस में पीरियड बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस लंबे टाइम तक होते हैं, बट इनके केस में ये चीज़ डिफरेंट थी। इनको पीरियड हल्के होते थे, सिर्फ 2 दिन के लिए होते थे, और उसमें भी बहुत स्कैंटी, बहुत ना के बराबर हो रहे थे। लेकिन इसके साथ में इनको पीरियड्स एवरी टाइम डेट पे और रेगुलर होते थे। इनको वाइट डिस्चार्ज सीवियर हो रहा था, बहुत बैड स्मेलिंग था, थिक था, ग्रेइश कलर का था। गैस्ट्रिक इशू इनको कांस्टेंट बना हुआ था, एसिडिटी इनको सीवियर रहती थी, जिसकी वजह से कुछ ढंग से खा पी नहीं पाती थी। इनको पीरियड के टाइम पे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता था कि ये बेड पर से उठ नहीं पाती थी। और ये दर्द जो है इनके थाइस में सीवियरली रेडिएट होता था, थाइस में भी इनको पेन की दिक्कत रहती थी। और इसके इन सब के साथ में इनको फीवर जो है बहुत रिपीटेड और बहुत फ्रीक्वेंटली होता था। जब भी इनका विडाल टेस्ट कराया जाता था, जो कि टाइफाइड के लिए कराया जाता है, तो वो इनको पॉजिटिव आता था। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन इन्हें सीवियर था, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, नींद इनकी डिस्टर्ब थी। और जब इनकी थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री मैंने ली, जैसे कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के दौरान नेसेसरी होता है, तो मैंने इसमें पाया कि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई यानी रुक्ष थी। और इसके साथ साथ इनको चेस्ट पेन था,
जनरल वीकनेस इनकी सीवियर थी, और जब ये मेरे पास आई थी तो ये ऑलरेडी 1.5 ईयर से एम्स से ट्रीटमेंट ले रही थी, एम्स दिल्ली से ट्रीटमेंट ले रही थी। और इनको हार्मोन थेरेपी, हार्मोन ट्रीटमेंट इनका चल रहा था। मल्टीपल हार्मोन ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में इनका शुरू किया गया था, लेकिन उन दवाइयों को, उन मेडिसिन को ये ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, दिक्कत बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। तो जब ये वहाँ पे विजिट के लिए जाती तो ये डॉक्टर से इन्होंने रिक्वेस्ट करके अपनी मेडिसिन को थोड़ा कम कराया, और अल्टीमेटली जो एक मेडिसिन इनकी चल रही थी वो थी डायनोजेस्ट, जो कि हार्मोन है। और उन्हें ये ट्रीटमेंट या डायनोजेस्ट जो है इनकी, ये कह के कंटिन्यू किया गया था कि ये इनका एक रामबाण इलाज है एंडोमेट्रियोसिस में, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल्दो शी वॉज नॉट कम्प्लीटली कन्विंस्ड विद देम, बिकॉज इसके साथ में भी इनको प्रॉब्लम बनी हुई थी लगातार। फिर उस विजिट में मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन जो इनके पास अवेलेबल नहीं थे वो इन्वेस्टिगेशन कराए। फिर ये इन्वेस्टिगेशन करा के जब नेक्स्ट विजिट में मेरे पास आई थी तो उसमें इनका लिवर फंक्शन टेस्ट डिस्टर्ब पाया गया। हेपेटाइटिस सी की रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव थी, CA-125 इनका पॉजिटिव था, जिसमें कि 260 की करीब की रेंज थी। और अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग में ये पाया गया कि इनकी दोनों ही ओवरीज में सिस्ट थी। राइट में तकरीबन 5 सेंटीमीटर के कम की 2 सिस्ट थी, और लेफ्ट में एक 8.5 सेंटीमीटर के आसपास की एक बड़ी सिस्ट थी। देखिए, CA-125 की रिपोर्ट देखकर मैंने कैंसर को रूल आउट करने के लिए और दूसरे इन्वेस्टिगेशन कराए, जिसमें कि ये कैंसर को सपोर्टिंग नहीं माने गए। इन्वेस्टिगेशन जो थे वो कैंसर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली मैं इसी कंक्लूजन पे पहुंची कि CA-125 जो था इनका वो बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस की वजह से बढ़ा हुआ था, बिकॉज कुछ केसेस में एंडोमेट्रियोसिस की, कुछ केसेस में, सीवियर केस में CA-125 रेज हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने की थी, इनकी डायनोजेस्ट स्टॉप कर दी थी, और इसके साथ साथ जो है इनकी पंचकर्मा थेरेपी इनकी शुरू की गई थी, और इसके साथ में ओरल मेडिकेशन भी स्टार्ट की गई थी। जिसके बाद जब ये नेक्स्ट विजिट में मेरे पास आई थी तो इनका कहना था कि इस बार इनको पीरियड 4 डेज के लिए हुए थे, और फ्लो अच्छा खासा था, कोई पेन नहीं था, वाइट डिस्चार्ज इनका रिलीव्ड था, वाइट डिस्चार्ज इनका ठीक हो गई थी, कॉन्स्टिपेशन इनका रिलीव हो गया था, कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जनरल वीकनेस इनकी रिड्यूस हो गई थी, जनरल वीकनेस इनकी ठीक हो गई थी। और इनका खुद का ये कहना था कि अब इनको थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव फील कर रही हैं, इतना डलनेस फील नहीं कर रही हैं। वेल, अभी इनको 2 मंथ्स हो गए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए, 3rd मंथ चल रहा है, और इनके अकॉर्डिंग ये इन मेडिसिन के साथ में इनको अब काफ़ी रिलीफ है। तो ये तो था केस नंबर 1 के बारे में जो मुझे आपसे डिस्कस करना था। अच्छा, दूसरा जो मैं केस आपसे डिस्कस कर रही हूँ वो केस है मेरा लखनऊ का। ये थ्रू ऑनलाइन कंसल्टेशन इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया था, और इनकी एज 36 ईयर्स है, मैरिड हैं, और 13 साल इनकी शादी को हो गए हैं, और इनकी जो मेन इश्यू है वो इनफर्टिलिटी का है। इन्होंने जब मुझसे कंसल्ट किया था तो ये किसी भी ट्रीटमेंट पर नहीं थी, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले ट्रीटमेंट छोड़ दिया था, और ये ट्रीटमेंट छोड़ा था बेसिकली फेडअप होकर। उस ट्रीटमेंट से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, इन्हें साइड इफेक्ट होने लगे थे, और उसके साथ में इन्होंने 2016 में इन्हें इंट्रायूटेराइन डिवाइस मिराना लगाया गया था। वो लगाया था बेसिकली इस वजह से कि इनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैवी होते थे। ये डांस की शौकीन थी, जब जब ये डांस कर लेती थी इनको पीरियड्स होने लगते थे, और लंबे लंबे टाइम तक, कई कई दिनों तक होते थे। और जब ये कंडीशन देखते हुए मिराना इस इंटेंशन से लगवाया गया था कि शायद इससे ब्लीडिंग इनकी कंट्रोल होगी, पेन इनका कंट्रोल होगा। तो ब्लीडिंग में अंतर आया, ब्लीडिंग की इंटेंसिटी में अंतर आया था। ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हैवी अब इन्हें नहीं होती थी, लेकिन काफ़ी बार पीरियड्स जो है इन्हें कांस्टेंट 15-15 दिन तक होती थी, स्पॉटिंग होती रहती थी। ये प्रॉब्लम इनकी फिर भी बनी हुई थी। वेल, जब इन्होंने मुझसे कंसल्ट किया तो इन्हें जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी पीरियड के टाइम पे सीवियर पेन, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा था, सेक्स के दौरान इन्हें दर्द था, एक्ने इन्हें बहुत ज़्यादा था, लेग्स में पेन थे। इसके अलावा जब मैंने इनके कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि इनके जो है दोनों ओवरीज में सिस्ट थी। राइट में 5.5 और 2 सेंटीमीटर की 2 सिस्ट थी, जबकि लेफ्ट में 5 और 3 सेंटीमीटर की सिस्ट थी। इसके अलावा इन्हें क्रोनिक सर्विसाइटिस था, लेफ्ट हाइड्रोसेल्पिंग्स था, यानी कि लेफ्ट ट्यूब में जो है पानी भरा हुआ था, इन्फेक्शन था, यूट्रस बल्की था। इसके अलावा इनका मोनटॉक्स टेस्ट कराया गया जो सीवियरली पॉजिटिव था।
फिर ये सब कंडीशन देख के इनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट किया, थ्रू कुरियर इनको मेडिसिन भेजी। तो 1 महीना मेडिसिन लेने के बाद में जब अगेन ऑनलाइन कंसल्ट इन्होंने किया मुझसे, तो इसमें जो इन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट बताया वो ये था कि इनका जो पेट में दर्द की जो प्रॉब्लम थी पीरियड्स के टाइम पे, वो ठीक हो गया था। पेन नहीं होता था पीरियड्स के टाइम। पीरियड अब सिर्फ इनको 5 डेज रहते थे, लेकिन लंबे टाइम तक जो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की दिक्कत बनी हुई थी वो इनकी ठीक हो गई थी। 81 kgs जो फर्स्ट कंसल्टेशन में वजन था वो 75 kgs घट के हो गया था। और इसके अलावा जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन इनको बना हुआ था वो इनको रिलीफ था। जो फिजिकली जो जिस तरह के डिस्कम्फर्ट ये फील कर रही थी, डिस्टर्बेंसेस ये फील कर रही थी, वो इनकी बहुत हद तक ठीक थी। तो इस तरह से इनकी 1 महीने की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाया। लेकिन मैंने ओरल मेडिकेशन के साथ साथ जो है इन्हें सलाह दी थी अपना थोड़ा सा डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने की। तो ये जो है थोड़ा सा स्पाइसी फूड ज़्यादा खाती थी, तो उसको स्टॉप करने की सलाह दी। बाहर मैदा के आइटम्स इन्हें बंद करने के लिए बोले, और इसके अलावा इन्हें फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह खाने की सलाह दी। थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी इनके चेंज किया, क्योंकि इनको थोड़ा सा लेट नाइट सोने की आदत थी, तो ऐसा करने से इन्हें मना किया गया। अब ये जो थोड़ा सा इन्होंने जो है अपने रूटीन मॉडिफाई भी किया था, और जैसे जैसे आगे इम्प्रूवमेंट देखेगी इनका मेलाना भी निकलवा दिया जाएगा, ताकि इन्हें आगे कंसीव करने में मदद मिल सके। तो आपने देखा कि दोनों ही केसेस अपने आप में यूनिक थे, अलग थे, और सीवियरिटी लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सीवियर थे। दोनों ही केसेस में डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह दवाइयों के साथ दी गई। अच्छा, आपने डिफरेंस भी देखा कि पहले केस में मैंने संशोधनीय पंचकर्मा थेरेपी इनकी स्टार्ट की थी, उसके साथ में ओरल मेडिकेशन चला था। दूसरे केस में आपने देखा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ओरल मेडिकेशन ही इनका कंटिन्यू रखा, लेकिन दोनों ही केस में इम्प्रूवमेंट काफ़ी पॉजिटिव थे, काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट थे। तो इन दोनों केसेस के एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अपने केस को एनालाइज कर सकती हैं। आप ये डिसाइड कर सकती हैं कि आप कहाँ कहाँ आपको लाइफस्टाइल और डाइट में चेंज की आवश्यकता है। और उसके साथ अगर आपको लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं हार्मोन थेरेपी से, हार्मोन्स लेने की वजह से परेशान है, उसके साइड इफेक्ट से परेशान है, तो ऑफकोर्स आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का सहारा भी ले सकती हैं। बिकॉज ये जो है कहीं ना कहीं आपको आपकी कंप्लेंट को, आपकी प्रॉब्लम्स को रिलीव करेगा, एटलीस्ट साइड इफेक्ट आपके क्रिएट नहीं करेगा। और मेरा ये मानना है कि आयुर्वेदा जो है एंडोमेट्रियोसिस में ड्रास्टिकली पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और आज के लिए इतना ही। इन्हीं सब पॉजिटिविटी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।